हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज के एमसीक्यूज फैक्टर प्राइसिंग यानी साधन कीमत निर्धारण से रिलेटेड हैं। ये जितनी वीडियोस जाती हैं इन सब की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर आपको फ्री अवेलेबल होती है और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। देखिए, फैक्टर प्राइसिंग जो टॉपिक है ये असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, नेट जेआरएफ और एएसओ के एग्ज़ाम जो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और इस पूरे चैप्टर को बार बार पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसके जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं और उनका स्टैंडर्ड भी सेम है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ा जा सकता है, उसमें से कोई सा भी टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत तभी लागू होता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं मौजूद हों, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू हो या उपयुक्त सभी। देखिए, जो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसकी मान्यताएं हैं ये है कि जो वस्तु बाजार है और जो साधन बाजार है दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता हो। दूसरी है कि साधन सेवा की सभी इकाइयां समरूप हों और इसमें पूर्ण स्थानापन्नता हो। तीसरा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम कार्यशील हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, दीर्घकालीन संतुलन हो और पूर्ण रोजगार हो। तो इस हिसाब से जो वितरण का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत है उसमें उपरोक्त तीनों बातें ही शामिल होती हैं। ये तीनों ही उसकी मान्यताएं हैं और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है कि लाभ का वेतन सिद्धांत किसने दिया है। तो जो लाभ का वेतन सिद्धांत है वो दिया है आपका प्रोफेसर टॉसिंग ने। इसके अलावा लाभ के और भी कई इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत हैं वो पूछे जाते हैं, तो उसमें आप याद रख लें कि जो लाभ का लगान सिद्धांत है वो वॉकर ने दिया है। लाभ का जो प्रावैगिक सिद्धांत है वो जेबी क्लार्क ने दिया है। जो लाभ का नव परिवर्तन का सिद्धांत है वो शुम्पीटर ने दिया है। और लाभ का जोखिम सिद्धांत हॉले ने दिया है। और लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत नाइट ने दिया है। लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत शौकिल ने दिया है। और लाभ का समाजवादी सिद्धांत प्रोफेसर मार्क्स ने दिया है। ये सारे सिद्धांत भी पूछे जाते हैं और जो लाभ का आपका वेतन सिद्धांत है वो एफ टॉसिंग ने दिया है। ये यहाँ के लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि आभास लगान है फर्मों के कुल लाभों के बराबर, फर्मों के कुल लाभों से अधिक होता है, फर्म के कुल लाभों से कम होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो आभास लगान है उसे अर्ध लगान भी कहते हैं। मार्शल ने आभास लगान का प्रयोग मानव निर्मित पूंजीगत वस्तुओं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में बेलोजदार होती है और दीर्घकाल में लोजदार होती है उनके संबंध में दिया था। यानी मार्शल ने जो ये आभास लगान दिया वो ऐसी वस्तुओं के संबंध में दिया अल्पकाल में जिनकी पूर्ति बेलोजदार हो, यानी उनको चेंज न किया जा सकता हो, वो स्थिर हो, नियमित हो, तथा दीर्घकाल में लोजदार हो कि दीर्घकाल में उनको बदला जा सकता हो। ठीक है, इस तरह आभास लगान जो है एक अल्पकालीन अस्थायी आधिक्य है जो दीर्घकाल में अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और जो आभास लगान होता है वो कुल आगम्य से कुल परिवर्तनशील लागतों को घटाने के बाद प्राप्त होता है। यानी क्यू आर जो होता है वो बराबर होता है टी आर माइनस टी वी सी। ठीक है, और अब आप जो हैं इसी को अगर एवरेज में देखना चाहें तो वो होगा ए आर माइनस ए वी सी। ठीक है, तो जो आभास लगान है वो फर्म के कुल लाभों के बराबर ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए ठीक होगा। नहीं, यहाँ पर आपका जो है कुल लाभों से अधिक होगा, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगा। इसके बाद अगला है अनिश्चितता वहन करने का लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर प्रोफेसर नाइट आंसर है। जो प्रोफेसर नाइट हैं इन्होंने जो जोखिम को दो भागों में विभाजित कर दिया। इन्होंने
लाभ को जोखिम का परिणाम, जोखिम उठाने का परिणाम नहीं बताया, बल्कि इन्होंने अनिश्चितता वहन करने का जो है परिणाम बताया। इन्होंने बताया कि जोखिम एक तो इस प्रकार के होते हैं जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे कोई बाढ़, अकाल, कोई टूट फूट या कोई आग लगने जैसी घटनाएं हो जाएं। तो इस तरह के जो जोखिम हैं उनके लिए जो उत्पादक है वो पहले से तैयार रहता है और इनके लिए वो बीमा करा लेता है। तो जो इस तरह के जोखिम हैं उनकी जो अनिश्चितता है वो असल में जो उत्पादक है या जो एंटरप्रेनर है तो वो वहन नहीं करता। इस तरह की जो अनिश्चितताएं हैं उनको वहन करती हैं बीमा कंपनियां। इसके अलावा जो दूसरे हैं जो जोखिम अयोग्य, जिन्हें इसने नाम दिया है, ऐसे जोखिम जिनके पूर्वानुमान लगाए नहीं जा सकते, जैसे कि आपकी कंपटीशन हो गई मार्केट में, या किसी वस्तु की मांग हो गई, पूर्ति हो गई, कीमतें हो गई। तो इस तरह के जो जोखिम हैं उनको उठाने के बदले ही लाभ प्राप्त होता है। तो अनिश्चितता वहन करने को नाइट ने जो है लाभ कमाने का सिद्धांत माना है, ना कि जोखिम उठाने को, क्योंकि उन्होंने जोखिम को ही दो भागों में विभक्त कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो ठीक है। इसके बाद अगला है कि उत्पादन साधन की मांग होती है। तो देखिए, उत्पादन साधन जो है इनकी मांग व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि ये जो साधन है, चाहे वो मशीनरी हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी रॉ मटेरियल हो, जो उत्पादन के लिए साधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, उनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। उनकी डिमांड जब होगी जब उन चीज़ों से बनने वाली जो चीज़ें हैं, जो सेवाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी डिमांड हो। तो ये जो साधन की मांग है वो व्युत्पन्न मांग है। इसके बाद अगला है कि कौन सा समीकरण उपयुक्त है। यहाँ पर MRP इजिकल टू डेल्टा TR अपॉन F, MRP इजिकल टू डेल्टा F अपॉन TR, या फिर MRP इजिकल टू TR अपॉन F। और फिर अगला है कि जो आपका इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो ठीक होगा। MRP का मतलब है जो मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो सीमांत आगम उत्पादकता है वो किसके बराबर होगी। तो आपका डेल्टा बराबर परिवर्तन होता है या चेंजेस, जो परिवर्तन है आपके टोटल रिवेन्यू यानी कुल आगम के, उसको अगर आप जो परिवर्तन है साधनों के, जो डेल्टा फैक्टर्स आप इसे कह सकते हैं, उनको जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा सीमांत आगम उत्पादकता यानी MRP, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन से जो मार्जिनल रिवेन्यू मिल रही है या मार्जिनल प्रोडक्शन से जो रिवेन्यू मिलता है वो ये है। तो इसको जो आपको व्यक्त करेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा F। इसके बाद अगला है कि वास्तविक मजदूरी का आशय है श्रम द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी, श्रमिक द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी प्लस बोनस, फिर है श्रमिक द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी माइनस बोनस, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो श्रमिक हैं उन्हें जो मजदूरी प्राप्त होती है उसमें एक होती है मौद्रिक और एक होती है वास्तविक। मौद्रिक मजदूरी वो है जो उन्हें कैश में मिल रही है, और वास्तविक मजदूरी में उनमें वो सेवाएं शामिल हो जाती हैं जो उन्हें जो सैलरी बाई इन हैंड उनके आती है उससे एक्स्ट्रा जो उन्हें मिलती है। जैसे कि उन्हें कोई फ्री घर, कोई कैब उन्हें आने ले जाने के लिए, या फिर उन्हें कोई भी ऐसी अलग से सहायता दी जाए जो उनकी तनख्वाह से अलग हो, वो वास्तविक मजदूरी होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा। बोनस का मौद्रिक मजदूरी का अंग है, इसे घटा लो या जोड़ लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वास्तविक मजदूरी में बोनस शामिल नहीं होता है। इसके बाद अगला है कि लगान है। लगान वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। लगान होता है वर्तमान आय प्लस हस्तांतरण आय, वर्तमान आय प्लस पहले की आय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो लगान है वो वर्तमान आय में से जब हस्तांतरण इनकम को घटाया जाता है उसके बाद जो है वो मिलता है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित समीकरण
सीमांत भौतिक उत्पादकता मापने के लिए उपयुक्त है। मतलब इसमें से कौन सा समीकरण ऐसा है जो सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी एमपीपी को माप सकता है। तो उसके लिए जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी जो आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एफ है, ये आपका जो एमपीपी है या सीमांत भौतिक उत्पादकता है उसको मापने के लिए उपयुक्त समीकरण होता है। इसके बाद अगला है कि अवसर लागत से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन जो पहला है कि आय की उस मात्रा से होता है जो साधन इकाई को उसके अन्य सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती है। यानी जो भी साधन है, जो भी व्यक्ति है, वो जिस काम पर लगा हुआ है, अगर वो उस काम को ना करता तो उसके लिए सबसे बेहतर कौन सा काम होता जिससे वो मैक्सिमम कमाई कर पाता। तो वो जो उसने छोड़ दिया किसी दूसरे काम के लिए, जो छोड़ी हुई जो लागत है उसकी, जो छोड़ी हुई उसकी कमाई है, वो और जो प्रेजेंट काम वो कर रहा है उस काम की अवसर लागत के तौर पर गिनी जाएगी। यानी सेकंड ऐसा विकल्प जो सबसे बेहतर हो उस साधन या उस व्यक्ति के लिए, वो अवसर लागत कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो ठीक है। इसके बाद अगला है कि सीमांत कीमत उपज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, यानी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा गया है। तो यह है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। सीमांत कीमत उपज होती है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है आर्थिक लगान होता है एक अतिरेक लागत नहीं, एक लागत अतिरेक नहीं, उपयुक्त दोनों, या केवल भूमि पर ही मिलता है। तो देखिए जो आर्थिक लगान है वो एक अतिरेक है, वो लागत नहीं है। ठीक है, लागत में शामिल नहीं है, वो लागत के ऊपर मिलने वाला एक अतिरेक है जिसको हम आर्थिक लगान कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला है कि एमएफसी और एएफसी वक्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कोई भी वक्र ऊपर अथवा कोई भी वक्र नीचे हो सकता है। एमएफसी वक्र ऊपर होता है और एएफसी से, या एएफसी वक्र ऊपर होता है एमएफसी से। उपयुक्त कथन सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है और जो मार्जिन एवरेज फैक्टर कॉस्ट है, उन दोनों के संबंध की बात की जा रही है। तो जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट है वो जो है वो कम होती है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से, इसलिए जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट यानी एमएफसी है, ये वाला कर्व ऊपर होगा एएफसी से। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट है। इसके बाद अगला है कि ब्याज के एजियो या ऑस्ट्रियन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर बॉमवर्ग जो हैं, बॉमवावर्क जो हैं, ये ऑस्ट्रियन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ब्याज के। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला है कि किसी वर्तमान उद्योग में एक साधन का पूर्ति मूल्य किस पर निर्भर करता है। देखिए वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो आज के टाइम में किसी भी साधन या का जो साधन का पूर्ति मूल्य मतलब उसे मिलने वाला प्रतिफल, या किसी साधन को क्या प्रतिफल मिल रहा है या किसी व्यक्ति को क्या कमाई हो रही है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कारक होता है वो होता है उसकी अवसर लागत। जिस साधन की आप बात कर रहे हैं उसके कहीं और यूज़ करने पर उसको कितनी आमदनी होती, वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है आज के टाइम में किसी चीज़ की जो प्रतिफल है वो तय करने में। कार्यकुशलता, सीमांत उत्पादकता, ये सब जो है सैद्धांतिक रूप से अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वर्तमान समय में पूछा गया है तो वर्तमान समय में किसी भी साधन की, चाहे वो श्रम हो, पूंजी हो, अवसर लागत के आधार पर ही उसके प्रतिफल का या उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित हैं। तो देखिए जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वितरण का, उससे जेबी क्लॉक संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है।
उसके बाद दूसरा है कि किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी साधन की पूर्ति उसकी लागत पर निर्भर करती है, किंतु साधन की पूर्ति के अंतर्गत लागत से तात्पर्य मौद्रिक लागत से नहीं अपितु अवसर लागत से होता है। वस्तु की पूर्ति के अंतर्गत लागत से तात्पर्य मौलिक लागत से नहीं अपितु अवसर लागत से होता है। दोनों के लिए समान लागत प्रयोग किया जा सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी साधन की पूर्ति उसकी लागत पर निर्भर करती है, लेकिन जो अवसर लागत है वो साधनों की होती है, वस्तु की नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ठीक आएगा कि साधन की पूर्ति के अंतर्गत लागत से तात्पर्य मौद्रिक लागत से नहीं होता अपितु उसकी अवसर लागत से होता है। तो 42 के लिए जो आपका सही आंसर है वो होगा पहला। इसके बाद अगला है कि साधनों की कीमत निर्धारण के लिए वस्तु सिद्धांत से अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साधन की व्युत्पन्न मांग होती है, साधन की साधारण मांग होती है, साधन की पूर्ति स्थिर होती है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो साधनों का कीमत निर्धारण है उसके लिए वस्तु सिद्धांत जो है उससे अलग सिद्धांत इसलिए पड़ेगी क्योंकि साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। जो वस्तु है उसको डायरेक्टली मांगा जाता है, लेकिन साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, और जो व्युत्पन्न मांग होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि इनकी मांग एक तो जो वर्तमान समय में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो साधन लगे हुए हैं वो उनकी मांग निरंतर होती रहेगी। उसके अलावा उनकी टूट फूट और घिसावट या उनकी डेप्रिसिएशन की जो डिमांड है उसके हिसाब से इनकी मेंटेनेंस के लिए मांग होती रहेगी। लेकिन अगर मांग बढ़ती है वस्तु की तो साधनों की मांग उससे तेज़ी से बढ़ जाती है। इसलिए साधनों की कीमत निर्धारण के लिए एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता है और साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। ये भी सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ठीक है। इसके बाद अगला है, लगान किस समय उत्पन्न होगा? जब भूमि गतिशील हो, जब समस्त भूमि उपजाऊ हो, जब भूमि की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है इस पर लगान उत्पन्न हो जाए। अगर भूमि गतिशील होगी तो भूमि पर लगान उत्पन्न नहीं होगा। समस्त भूमि एक समान उपजाऊ होगी तो भी उस पर लगान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कम उपजाऊ भूमियों का कम उपजाऊ भूमियों पर अधिशेष ही लगान होता है। और जब भूमि की पूर्ति क्योंकि भूमि की पूर्ति लोचदार है, उसकी जो भूमि की मौलिक और जो अविनाशी शक्तियां हैं उनके प्रयोग के बदले भूमि मालिक को जो है लगान प्राप्त होता है। इसलिए अगर पूर्ति लोचदार हो जाएगी तो भी लगान प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है कि यदि संतुलन पर AFC यानी एवरेज फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा हो एवरेज रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट से, तो साधन की मात्रा कैसी होगी? तो देखिए, यहाँ पर जो संतुलन की मात्रा होगी वो साधन की मात्रा संतुलन से कम होगी, क्योंकि जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है रिवेन्यू से तो जो आपका साधन की मात्रा है वो संतुलन स्तर से कम ही होगी। ठीक है, रीज़न है कि FC जो है वो ज़्यादा है रिवेन्यू से। रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन या कि रिवेन्यू खाली बोल दें, दोनों ठीक है। इसके बाद अगला है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में MFC और AFC यानी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट एक सीधी रेखा होती है जो एक अक्ष से समांतर होगी। दो पृथक पृथक सीधी रेखाएं होंगी, बाएं से दाएं नीचे झुकी हुई होंगी, या पूर्ति वक्र की भांति जो है ऊर्ध्वाकार होंगी। तो देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है यहाँ पर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट जो है वो सीधी रेखा होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। ये साधन बाजार है। वस्तु बाजार में भी जो पूर्ण प्रतियोगिता का जो वस्तु बाजार है उसमें भी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज, वहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू एक सीधी पड़ी रेखा के रूप में होती हैं, जो आपका गुड्स वाला मार्केट है। और जो साधन बाजार है उसमें MFC और AFC
एक ही रेखा पर दिखाए जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और ये सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पर ए सही है। इसके बाद ये देखिए, ये एक डायग्राम है। इसमें पूछा है कि इस चित्र में किस साधन बाजार की व्याख्या की गई है। पूर्ण प्रतियोगिता साधन बाजार की, अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित, एक अधिकार से संबंधित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता साधन बाजार की व्याख्या की गई है, क्योंकि यहाँ पर एमएफसी और एएफसी जो है वो एक ही लाइन पर दिखाए गए हैं और जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन भी इसी डायग्राम से रिलेटेड है कि यदि साधन प्रतिफल, यानी सेकंड वाली, इस वाली लाइन की बात कर रहा है ये, यदि साधन प्रतिफल MFC2/AFC2 हो तो साधन का प्रतिफल दीर्घकालीन संतुलन प्रतिफल से कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दीर्घकालीन संतुलन प्रतिफल से कम होगा, क्योंकि दीर्घकालीन जो संतुलन प्रतिफल दिखाया गया है वो आपका ये पॉइंट ऊपर वाला इक्विलिब्रियम का दिखाया गया है, तो ये नीचे है तो ये कम होगा। इसके बाद अगला है, ये भी उसी डायग्राम से रिलेटेड है, लेकिन डायग्राम और ये एक में आएगा नहीं। अगला देखो, सकल लाभ होता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, जो टोटल इनकम है उसमें से स्पष्ट लागतें घटा दी जाएं, टोटल इनकम से अस्पष्ट लागतें घटा दी जाएं, टोटल इनकम से स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों लागतें घटा दी जाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सकल लाभ जो प्राप्त होगा वो होगा जब टोटल इनकम में से स्पष्ट लागतें या जो दिखाई दे रही हैं मौद्रिक लागतें हैं उनको घटा दिया जाए। जब अस्पष्ट लागतें घटेंगी तो कुल लाभ हो जाएगा, क्योंकि सकल लाभ पूछा है तो स्पष्ट लागतें यहाँ पर आएंगी। अगर यहाँ पर आ जाएगा, अगर स्पष्ट घटेंगी तो शुद्ध लाभ होगा, वो शुद्ध या नेट प्रॉफिट होगा। और सकल यानी ग्रॉस पूछा है तो स्पष्ट लागतें घटेंगी। यहाँ पर ऑप्शन है आपका ठीक है। ये था आज के हमारे कुछ MCQs। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।